देखो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा चंपारण सत्याग्रह। तो आज हम लोग इसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग जानेंगे और टाइम बहुत ही कम समय में हम लोग ज्यादा जानेंगे, क्योंकि बेसिकली किसी के पास उतना टाइम नहीं होता है कि बहुत ज्यादा एक टॉपिक के लिए टाइम दे। हाँ, टाइम हम लोग कम लेंगे, लेकिन जो हम लोगों का कंसेप्ट रहेगा क्रिस्टल क्लियर होगा कंसेप्ट। ठीक ना, ये मत समझना कि टाइम कम ले रहे हैं यानी कोई फैक्ट छूट रहा है। ठीक है, बात को खींचेंगे नहीं, फैक्ट टू द फैक्ट बात हम लोग करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि बिहार वाला एरिया में क्या होता है, जो अंग्रेज जमींदार होते हैं, मतलब अंग्रेजों को जो अलॉट किया जाता है जमीन, उस जमीन में वो लोग एक नियम बना देता है। क्या नियम बना देता है कि आपको अगर 20 कट्ठा जमीन हम दे रहे हैं खेती करने के लिए, तो आपको उसमें 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जमीन पर आपको क्या करना है, नील की खेती करना है। बाकी बात आप अन्य फसल उपजाओ वो अलग बात है, लेकिन 20 कट्ठा में प्रत्येक 20 कट्ठा में 3 कट्ठा का खेती करना होगा नील का। ठीक ना, इससे वो लोग अपना जो रिसोर्स है उसे, क्योंकि नील का डिमांड उस समय ज्यादा होता था और इंडिया का जो नील होता था एक अच्छी किस्म का माना जाता था, इसलिए पूरे विश्व में इस नील का डिमांड था। तो डिमांड को कहीं ना कहीं क्या किया जाता था, सप्लाई के थ्रू बैलेंस किया जाता था। तो सप्लाई कब होगा, नील का खेती कोई भी किसान करना नहीं चाहता था, उससे एडवर्स इफेक्ट पड़ता था, उस पर एकदम हानिकारक असर पड़ता था खेतों पर, जिससे अन्य तरह का फसलों का उत्पादन बहुत कम हो जाता था। कोई भी करना नहीं चाहता था किसान। तो अंग्रेज एक नियम बना दिया कि जो भी 20 कट्ठा पर खेती करेगा, मतलब कि 1 बीघा में जो भी खेती करेगा, उसको कम से कम 3 कट्ठा पर नील का खेती करना ही होगा, अनिवार्य कर दिया। तो इससे किसानों में काफी आक्रोश हुआ। वो तो अपना सप्लाई और डिमांड को फुलफिल कर रहा था, लेकिन ये नियम कहीं ना कहीं किसानों के लाइफ को इफेक्ट कर रहा था। तो आओ उसी चीज को हम लोग यहां देखते हैं कि उस चीज को कैसे खत्म किया गया, किस आंदोलन के द्वारा। तो देखो, जिस आंदोलन के द्वारा नील के खेती का जो मजबूरन करवाया जाता था, उसे खत्म करने को ही हम लोग कहते हैं चंपारण सत्याग्रह। क्योंकि नील का खेती के लिए जो आंदोलन चला था वो चंपारण में चला था। चंपारण जो कि मोतिहारी वाला इलाका है, उसे चंपारण कहा जाता है। तो देखो क्या है, चंपारण जिला 1917 में महात्मा गांधी जो है, चंपारण जिला में 1917 में महात्मा गांधी द्वारा भारत में सत्याग्रह के प्रयोग का पहला स्थान था। भारत में अगर सत्याग्रह कहीं भी महात्मा गांधी सबसे पहले किए थे, तो वो किए थे तुम्हारे चंपारण में। ठीक ना, उसके पहले क्या हुआ, देखो यहां का एक किसान था जो तुम्हारा था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला एक किसान था। ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हो, किसान नेता भी मान सकते हो राजकुमार शुक्ला को। देखो, राजकुमार शुक्ला को ये इस किसान के साथ इस रवैये से ये काफी व्यथित थे। ठीक ना, इनको काफी कष्ट हो रहा था किसानों का दुख को देख के। ठीक है, तो ये क्या हुए कि ये लखनऊ अधिवेशन में जाते हैं, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि लखनऊ अधिवेशन जो है 1916 में हुआ था और यह 32वां अधिवेशन था। अधिवेशन संख्या कितना था, 32वां, भले 1916 में हुआ था। कहते हैं कि लखनऊ अधिवेशन जो था अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा अध्यक्ष यही थे। लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। तो राजकुमार शुक्ला ने देशवासियों को नील के खेती से, जो 3 कठिया व्यवस्था कहा जाता है जिसे, उससे पूरे देश का ध्यान आकृष्ट किया। और उनके साथ एक बृज किशोर प्रसाद थे। बृज किशोर प्रसाद लखनऊ अधिवेशन में प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं कि ये समस्या है, इस पर कुछ कार्रवाई किया जाए। ठीक ना, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हम लोग इसको समझ लेते हैं। किसानों को प्रत्येक बीघा में मतलब 20 कट्ठा, प्रत्येक बीघे जमीन पर 3 कट्ठा की नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे 3 कठिया व्यवस्था कहते हैं। 3 कट्ठा मतलब 3 कठिया, उसी का अपभ्रंश हो गया। लेकिन इसके बदले उन्हें उचित मजदूरी नहीं दिया जाता था। 3 कट्ठा जमीन पर नील का तो खेती करवाया जाता था, लेकिन ना तो उन्हें उचित मजदूरी दिया जाता था और ना ही और कुछ है। तो इससे क्या हुआ, किसानों में काफी ज्यादा आक्रोश था और उसी आक्रोश के, उसी को खत्म करने के लिए राजकुमार शुक्ला
लखनऊ अधिवेशन जो होता है कांग्रेस का 1916 में, और ये 32वां अधिवेशन होता है, ठीक ना। तो उसका कौन करता है अध्यक्षता? अंबिका चरण मजूमदार। तो वहां पर समस्या को रखा। फिर कह रहा है देखो, तो वहीं पर उनका मुलाकात होता है गांधी जी के साथ लखनऊ में ही। लेकिन क्या होता है, उस समय गांधी जी इस बात को टाल देते हैं, जो राजकुमार शुक्ला है उनके बात को टाल देते हैं। तो वो एक बहाना बना देते हैं गांधी जी के जब द्वारा, जैसा बताया गया है कि वो बहाना बना देते हैं कि हम अगले साल आएंगे कलकत्ता, तो आप वहां मिलना, तो हम इस पर विचार करेंगे क्या किया जाए इस व्यवस्था के विरुद्ध। तो गांधी जी जब 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में जाते हैं, तो वहां पर फिर से राजकुमार शुक्ला फिर पहुंच जाते हैं। तो उनकी तत्परता को देख के गांधी जी काफी प्रभावित हुए, और प्रभावित होने के कारण वहां से वो चलते हैं और आते हैं पटना। तो देखो यहाँ पे क्या है, कह रहा है मुरली कौन सा गांव, ये पूछा जा सकता है। मुरली भरवा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचते हैं। सबसे पहले गांधी जी कलकत्ता से कहां पहुंचे? पटना पहुंचे 10 अप्रैल को। और 10 अप्रैल में और पांच दिन जोड़ देना कि वो उनको पटना से पहुंचने में मुजफ्फरपुर दरभंगा होते हुए, ठीक ना, मुजफ्फरपुर दरभंगा होते हुए 15 अप्रैल को वो कहां पहुंच जाते हैं? 15 अप्रैल को वो पहुंच जाते हैं, 15 अप्रैल 1917 को पहुंच जाते हैं चंपारण, जो कि मोतिहारी है। देखो 10 अप्रैल को तो पटना पहुंच गए, पटना से वो जाते हैं मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से वो दरभंगा, और दरभंगा से फिर वो जाते हैं मोतिहारी, ठीक ना। 15 तारीख को वो मोतिहारी पहुंचते हैं। यहां तक बात समझ में आया? तो यहां से हम लोग को 3-4 फैक्ट याद रखना है। 3 कट्ठिया व्यवस्था क्या था? प्रत्येक 20 कट्ठे की खेती पर 3 कट्ठा करना पड़ता था नील का खेती, ठीक ना। मजदूरों को उचित मुआवजा नहीं मिलता था, नील के खेती करने से खेत खराब हो जाता था। इसके कारण मजदूरों में आक्रोश था, और यह बलपूर्वक करवाया जाता था किसानों से, सहानुभूतिपूर्ण नहीं कि आप उसे मना के करवाओ, बलपूर्वक नहीं, करना ही होगा, ठीक ना। तो 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है लखनऊ में, लखनऊ अधिवेशन, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अंबिका चरण मजूमदार। उनके सामने क्या होता है? राजकुमार शुक्ला समस्या को देशवासियों के लिए ध्यान का आकृष्ट करने के लिए रखते हैं। लेकिन बृज किशोर प्रसाद इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हैं। ये तो समस्या सुनाते हैं पूरे देशवासियों को, काहे कि कांग्रेस एक पैन इंडिया लेवल का मंच था, अखिल भारतीय लेवल का, तो इसलिए वो देशवासियों को समस्या बताते हैं। लेकिन प्रस्ताव इसका प्रस्तुत करता है कौन? बृज किशोर प्रसाद, ठीक है ना। और याद रखना कि 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचे, पटना से मुजफ्फरपुर गए, मुजफ्फरपुर से दरभंगा गए, दरभंगा से मोतिहारी गए, और मोतिहारी पहुंचते हैं 15 अप्रैल को। गांधी जी जब कलकत्ता से पटना पहुंचते हैं 10 अप्रैल 1917 को, उसके बाद वो दरभंगा होते हुए कहां जाते हैं? चंपारण जाते हैं। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से दरभंगा, दरभंगा से चंपारण, और 15 अप्रैल 1917 को पहुंचते हैं, ठीक ना, चंपारण यानी कि मोतिहारी। तो क्या कह रहा है, वहां के जो स्थानीय प्रशासन था, उन्होंने गांधी जी के आगमन और उनके आचरण को, कि आप यहाँ पे जो आए हैं वो, और आपका जो व्यवहार है ये इलीगल लग रहा है, ठीक ना, गैर कानूनी घोषित कर दिया। और उनके बाद उनका गिरफ्तारी हो जाता है, गिरफ्तारी हो जाता है फिर इनको। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो उपराज्यपाल होते हैं, बिहार के उपराज्यपाल, याद रखना चंपारण सत्याग्रह के समय में बिहार के उपराज्यपाल कौन है? एडवर्ड गेट है। कौन? एडवर्ड गेट। एडवर्ड गेट गांधी जी को बुलाते हैं वार्तालाप करने के लिए, और वहां पर निर्णय होता है कि इसके जांच के लिए, किसानों के कष्टों के जांच के लिए एक हम लोग क्या करेंगे, एक जांच कमेटी का प्रस्ताव उन्होंने रखा, ठीक ना, जिसे हम लोग कहते हैं चंपारण कमेटी, ठीक है। ये भी बात पूछ सकता है घुमाकर कि चंपारण कमेटी बनाने का जो प्रस्ताव है किसने रखा? तो याद रखना उस समय का जो उपराज्यपाल थे हमारे एडवर्ड गेट, ठीक ना, उपराज्यपाल, उन्होंने ही रखा था। उनका नाम, उसका कमेटी का नाम था चंपारण कमेटी, ठीक है। कह रहे आगे देखो, राजकुमार शुक्ला की मृत्यु हो जाती है 20 मई 1929 को। चूंकि राजकुमार शुक्ला एक बहुत सारे किसानों के मुक्तिदाता थे नील की खेती से, तो उनकी मृत्यु 20 मई 1929 को हो जाती है। ये कहानी था 1917 का।
आंदोलन होता है, नील सत्याग्रह जो है, चंपारण सत्याग्रह, वो समाप्त हो जाता है। लेकिन 1929 में 54 वर्ष की अवस्था में राजकुमार शुक्ला जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन क्या बनेगा, एक तो क्वेश्चन यहां बन सकता है कि 20 मई 1929 को राजकुमार शुक्ला की मृत्यु हुई। दो क्वेश्चन यहां पर बेसिकली बन सकता है कि मृत्यु कब हुई और कितने वर्ष की, तो 54 वर्ष। तो आपको बेसिकली ये फैक्ट याद रखना है पहला। दूसरा कह रहा है कि अंग्रेजी अधिकारी एक कौन था, एमन नाम का अंग्रेजी अधिकारी था, जिनसे राजकुमार शुक्ला 25 वर्षों तक सैद्धांतिक लड़ाई जो होता है वो लड़ते रहे। ठीक ना, लड़ाई मतलब युद्ध नहीं करते रहे, सैद्धांतिक विचारों वाला जो लड़ाई होता है राजकुमार शुक्ला उनसे करते रहे थे पिछले 25 वर्षों से। लेकिन जब मृत्यु होता है तो यही एमन जो अंग्रेजी अधिकारी होता है उनके श्राद्ध काम के लिए 300 रुपए भेजा। उस समय में 300 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता होगा, बहुत ज्यादा उसका वैल्यू था, याद रखना। 300 रुपए कौन भेजता है राजकुमार शुक्ला के श्राद्ध कार्य के लिए, तो ये भेजते हैं अंग्रेज अधिकारी एमन, जिनसे उनका मतभेद चलते रहा पिछले 25 वर्षों तक, और उनका राजकुमार शुक्ला विजय हुए एक तरह से, ठीक ना। और वो क्या कहते हैं, 300 रुपए भेजते हैं, साथ में ये स्टेटमेंट भी कहते हैं कि वह जो है चंपारण का अकेला मर्द थे, यानी कि राजकुमार शुक्ला जो है वो अकेला मर्द चंपारण में था जो कि इतना बड़ा कदम उठाया, नील आंदोलन को सफल बनाया, ठीक ना। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राजकुमार शुक्ला को किसने चंपारण का अकेला मर्द कहा, तो ये याद रखना, एमन, अंग्रेज अधिकारी एमन, ठीक ना। और कितना दिया था उनके श्राद्ध कार्य के लिए, 300 रुपया। अब देखो चंपारण सत्याग्रह के कारण अंग्रेज क्या हुए, तिनकठिया व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं। और जब तिनकठिया व्यवस्था समाप्त हो जाता है तो चंपारण सत्याग्रह क्या होता है, सफल हो जाता है। यहाँ पर गांधी जी का तो बात होता ही है, साथ में हमें याद रखना चाहिए राजकुमार शुक्ला का और बृज किशोर प्रसाद का। राजकुमार शुक्ला जिन्होंने पूरे भारत में इसको पहुंचाया, इस तरह के व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाया कांग्रेस के सम्मेलन में जाकर, और कांग्रेस के सम्मेलन में प्रस्ताव रखने वाले जो थे वो थे बृज किशोर प्रसाद। तो हम लोगों को 4-5 नाम इनसे याद रखना इस पूरे फैक्ट से। महात्मा गांधी तो सबको याद रहेगा, राजकुमार शुक्ला सबको याद रहेगा, प्रस्ताव रखने वाले जो थे वो बृज किशोर थे, बृज किशोर प्रसाद। और उस समय के बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड गेट थे, और जिनसे राजकुमार का शुक्ला का 25 वर्षों तक मतभेद रहा, विवाद रहा, वो थे अंग्रेज अधिकारी एमन। तो अंग्रेज अधिकारी एमन और बृज किशोर प्रसाद और एडवर्ड गेट, ये तीनों में प्रॉब्लम होगा और बीपीएससी यहीं से क्वेश्चन दे सकता है। तो ये हम लोग का पूरा चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड जितना तथ्य है जो भी आ सकता है वो हम लोगों ने कर लिया। देखो चंपारण सत्याग्रह जब सफल हो जाता है तो चंपारण सत्याग्रह सफल हो जाने से उसका प्रचार पूरे भारत में हुआ कि वो सफल हो गया आंदोलन, वहां के किसान अत्याचार के खिलाफ खड़ा हुए और उन्हें लास्ट में सफलता प्राप्त हुई गांधी जी के सहयोग के द्वारा, राजकुमार शुक्ला के प्रयासों के द्वारा। तो इससे क्या हुआ, दूर दूर तक फैल गया। तो बिहार में और भी किसान को समस्या तो होगा, और भी क्षेत्र के, अन्य क्षेत्र के, तो अन्य क्षेत्र के किसान भी इस समस्या को ये जो सफलता प्राप्त हुई चंपारण सत्याग्रह, उसे प्रेरणा लेकर अन्य जगहों में, अन्य एरिया में क्या किए, अन्य क्षेत्रों में उन्होंने अलग अलग आंदोलन चलाया। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि आरंभिक किसान आंदोलन कहां पे, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आरंभिक किसान आंदोलन। देखो चंपारण सत्याग्रह की सफलता से जो छपरा है, जिसके सारण कहा जाता है, याद रखना छपरा को सारण कहा जाता है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह की सफलता से चंपारण से पहुंच जाएंगे हम लोग सारण, याद रखना चंपारण सफल हुआ तो सारण पहुंचे। तो चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने छपरा सारण के विभूषण प्रसाद, याद रखने वाला नाम है विभूषण प्रसाद, और ये फेवरेट एक टॉपिक हो जाता है। विभूषण प्रसाद
और अन्य किसान को भी शोषण, किसानों ने भी शोषण और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा दी। किसानों को भी जो सफलता प्राप्त हुआ वो अन्य किसानों के लिए और विभूषण के लिए भी क्या हुआ, एज ए प्रेरणा, मोटिवेशन के रूप में, यहाँ पे उनके मोटिवेशन के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक ना, कि अत्याचार के खिलाफ हम लोग युद्ध लड़ाई करें, जो भी करना है विरुद्ध आवाज उठाएं। तो ये चीज अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या निकल के आएगा, ये विभूषण से एक क्वेश्चन निकल के आएगा, याद रखना। देखो जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज्य के विरुद्ध, दरभंगा राज्य जानते हो, दरभंगा महाराज, तो वो दरभंगा महाराज के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विद्यानंद, कौन, स्वामी विद्यानंद के नाम से विख्यात विभूषण प्रसाद ने संगठित किया। जो विभूषण प्रसाद कहाँ के थे, छपरा के। उनकी कर्म भले जन्मभूमि छपरा था, लेकिन कर्म भूमि कहाँ था, तो वो दरभंगा में वो किसानों को संगठित करते हैं, ताकि जो दरभंगा राज्य का जो अत्याचार है उसके खिलाफ आवाज उठाए किसान लोग। ठीक ना, तो ये प्रयास करते हैं संगठित करने का। अब देखो आगे, लगान वसूली के क्रम में जो राज्य का गुमस्तो होता था, मतलब जो टैक्स वसूल करता था, उसके अत्याचार के विरोध में और जंगलों से फल और लकड़ी प्राप्त करने के अधिकार की प्रस्तुति इस आंदोलन की मुख्य विशेषता थी। तो ये जो आरंभिक किसान आंदोलन था, जो विभूषण प्रसाद ने जो चलाया था, कहा दरभंगा राज्य के खिलाफ, उसका मेन मोटो क्या था, पहला तो उसका जो कर वसूली होता था उसका अत्याचार को खत्म किया जाना, और दूसरा जंगल से लकड़ी और फल लाने के लिए जो अधिकार था उस अधिकार को प्राप्त करना। ठीक ना, तो इससे देखा कि जन जागृति आ चुकी है, दरभंगा राज्य में जन जागृति आ चुकी है। तो वहां दरभंगा राज्य के जो महाराज थे वो क्या किए, तो वो कुछ कदम उठाते हैं ताकि ये आंदोलन खत्म हो जाए। ठीक ना, अब देखो यहाँ पे दरभंगा महाराज दरभंगा ने आंदोलन के प्रभाव को खत्म करने के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन कर देते हैं। प्रांतीय सभा का गठन करते हैं, और कब, 1922 में करते हैं। ठीक है, याद रहेगा, 1922 में प्रांतीय सभा का गठन दरभंगा महाराज के द्वारा किया जाता है। और ये जो आंदोलन था, स्वामी विद्यानंद बोलो, उन्हीं का पहले का नाम विभूषण प्रसाद है। तो विभूषण प्रसाद का जो प्रभाव था एरिया, न सिर्फ दरभंगा था, बल्कि वहां से पूर्णिया फैला, सहरसा फैला, भागलपुर और मुंगेर, ये सब जिला आपस में सटा हुआ है। ठीक ना, तो याद रखना ये सारा जिला 1 2 3 4 जिला, और एक ये 5 मधुबनी जिला, और दरभंगा, चूंकि दरभंगा में भी प्रभाव होगा ही होगा, तो 5-6 जिला में इसका प्रभाव फैलता है। और प्राचीन काल का, अभी का जिला का तो बंटवारा कर करके छोटा किया गया है, लेकिन पहले का, आजादी के पहले का जो जिला था वो काफी बड़ा बड़ा जिला हुआ करता था, याद रखना। तो बहुत बड़ा एरिया में ये आंदोलन फैला था। यहां इससे याद रखना है, स्वामी विद्यानंद ही कौन था, विद्यानंद ही विभूषण प्रसाद थे।